परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 11 एक यात्रा यह भी। प्रस्तुत कहानी में लेखक कहते हैं कि मैं एक यात्रा से डरने वाला मैं एक यात्रा भीरू हूँ, यानी कि यात्रा से डरने वाला। यात्रा पर निकलते समय हमें हमेशा डर बना रहता है कि हमें कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे लोगों से मिलना होगा। यह बात की चिंता, नए शहर में कैसे लोग होंगे, कैसे कैसे लोगों से मिलना होगा, यह बात हमेशा हमें चिंता बनी रहती है। लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर में एक डॉक्टर से मिलने के लिए आते थे। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। उनमें से एक ऑटो वाले की आवाज़ में लेखक को आकर्षित किया। उसके ऑटो पर बैठकर लेखक डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचता है और क्लिनिक यानी कि अस्पताल, हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने अपने अस्पताल की जगह बदल दी है। उस ऑटो पर सवार होकर लेखक डॉक्टर की नई जगह पहुंचता है। ऑटो वाला बाहर उसका इंतज़ार करता रहा। 1 घंटे के बाद लेखक बाहर आया तो उसका इंतज़ार करते ऑटो वाले को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले से कुछ अलग है। ऑटो वालों ने अपना नाम लेखक ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम मोहन है। उसने लेखक को अपना नंबर भी दिया। लेखक एक होटल में ठहरा था। दूसरे दिन जब वह घूमने जाना था तब वो ऑटो वाला उसके होटल पर आया। ऑटो वाला मोहन होटल पर आया तो लेखक ने उसे चाय पीने के लिए वह अपने कमरे में बुला लिया। मोहन से बातचीत करते समय लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर वह संबोधित करता था। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है। उसके माँ बाप तो बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की और वह बीए पास है। वह नौकरी की खोज में ग्वालियर आया है। वह मूलतः किसका है तो कि आगरा का है और नौकरी की खोज के लिए वह ग्वालियर आया था। मोहन ने बताया कि वह नौकरी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। तभी एक घटना उसके साथ ऐसी घटी कि एक परिचित लड़की ने उसे आवाज़ दी और अपने को बचाने के लिए सहायता मांगी। लड़की के पिता उसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ कर रहे थे। लड़की को उससे शादी करने की अपेक्षा हुई और वे कहती है मोहन से कि मैं कुएं में गिरकर मैं अपनी जान दे दूंगी। मोहन लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गया और थानेदार को सारी बात बताई। उसने मोहन से कहा, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़की मोहन से शादी करने के लिए तैयार थी। मोहन की भाभी उसकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी। भाई का भी नाराज होने का डर था। लड़की के माँ बाप भी उस पर अपनी लड़की भगा लेने का उससे केस कर सकते थे। थानेदार ने लड़की को कुछ दिन के लिए नारी निकेतन में रख दिया और लड़की के माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख दी। ऐसे में 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद उसने लड़की से मोहन से शादी करवा दी। मोहन ने लेखक को बताया कि उसके भाभी की बहन यानी कि भाई और भाभी के मर्जी के विरुद्ध उसने शादी की थी और लड़की भी दूसरी जाति की थी। यहाँ तक हमने देखा था और अब हम देखेंगे आगे। से शादी नहीं की और दूसरी जिस लड़की से की वह भी किसी और जाति की थी। जो उससे लड़की की शादी की वो भी दूसरी जाति की थी। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। लेखक कहते हैं तो कि ऐसी परिस्थिति में तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में रहना हमारा निबाह होना कठिन था। अब आगरा में निबाह यानी कि अब हमारा घर खर्च निकालना कठिन था। इसीलिए वह कहाँ आ गई तो कि वह आगरा में आ गए। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। वह कहता है कि हाँ बाबूजी, इसमें हमारा घर खर्च नहीं निकलता था। घर खर्च निकालना बहुत कठिन था, इसलिए हम आगरा में आ गए।
पराये शहर में, यानी कि हमें जान पहचान न हो, वो शहर में ये अपनापन न मिले तो कोई बात नहीं, पर परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। न जो दिन रात अप्रीतिकर, इससे इसका अर्थ होता है कि जिसमें प्रेम न हो। जो दिन रात प्रेम का व्यवहार तन मन को यानी कि उद्विग्न यानी कि व्याकुल, तन मन को व्याकुल कर रहे थे। उसका प्रेम भरा व्यवहार यानी कि जिसमें ये प्रेम न था, इसीलिए उसका तन मन उसे व्याकुल कर रहा था इस शहर में। हाँ, सही कह रहे हो। लेखक कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी। वो कहते हैं कि यहाँ तो कोई नौकरी रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वह कहता है कि हाँ, नौकरी तो रखी नहीं थी, यहाँ पर कोई नौकरी नहीं थी, बस ऑटो का दामन यानी कि पल्लू थाम लिया और उसी के सहारे मैं चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। लेखक कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। वो कहते हैं लेखक ने मोहन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। लेखक कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दाग्रस्त यानी कि बुरी दशा से तुमने तो सहज भाव से एक लड़की को बुरी दशा से बचा लिया। उबारना यानी कि बचावना, बहुत बुरी दशा से बचा लिया और अपने जीवन में उन्हें सम्मान भी दिया। बाबूजी कहते हैं कि बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला है कि जो मैंने ये कार्य किया है इस लड़की से शादी करके, वो मुझे भी संतोष मिला है। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया। वह कहता है कि मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रही। उबारना यानी कि बचावना। कि वह कहता है कि बाबूजी, उससे इस लड़की के साथ जो मैंने शादी की है उसे मुझे बहुत संतोष मिला है। मैंने तो उसे एक बार बचाया, किंतु वह तो मुझे हर बार संकटों से बचाती रही। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। वह कहता है, लेखक कहते हैं कि मोहन की ये कहानी सुनकर हम पर उसकी प्रशंसा छा गई। हमारे मन में कितना बड़ा उसकी जो प्रसन्नता है, उसका जो प्रेम आत्मीयता है, वो घर कर गई, यानी कि कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अब उसके जाने का समय आ गया था, इसीलिए वह मोहन लेखक को छोड़ने के लिए स्टेशन गया। लेखक ने मोहन को 500 रुपये की नोट दिया। तभी मोहन बोला कि रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा परिश्रम है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि यह तो तुम्हारे मेहनत का परिणाम है, मेहनत की कमाई है। परिश्रम यानी कि मेहनत की कमाई है, मैं कोई दान में नहीं दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। वो कहता है कि बाबूजी, मैंने तो माँ बाप का प्यार पाया है आप दोनों से मिलकर। कल से ही लग रहा है कि मुझे मेरे माँ बाप जो मर चुके थे वो वापस मिल गए हैं। इसीलिए इस सुख के आगे जो मुझे माता पिता का प्रेम आपको दिया है, उस सुख के आगे पैसे का कुछ मोल नहीं है। इतना तो मैं दूसरे लोगों से कमा लूँगा। वो कहता है, बेटे, लेकिन
मेरी भी तो सोचो, मैं बेटों का शोषण कैसे कर सकता हूँ। वे लेखक कहते हैं कि बेटा, लेकिन मेरी बात तो मान लो, मैं तुम्हारा शोषण कैसे कर सकता हूँ। वो कहता है, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। लेखक कहते हैं कि लेकिन यह बहुत ज़्यादा है, इतना लूँगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। यह कहकर वह 500 की नोट लेखक के पास से ले लेता है और उनसे 300 रुपये वापस कर देता है। बोलो, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। वो कहता है मोहन कि मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइए मुझे बुला लीजिए, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास ही है। वह कहता है कि जब आप वापस कभी ग्वालियर आए तो मुझे बुला लीजिए, मेरा नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखक कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह मोहन कहता है, वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये। लेखक कहते हैं कि ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे ये कह रहे हो, ये कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? वह कहता है कि ये कैसी शर्त है? उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिया और ये जैसे कह रहा हो वह ऐसी शर्त रख ली। वो मोहन लेखक से कहता है कि आपने कैसी शर्त रख ली कि जो मुझे पैसे भी 300 रुपये थे वो भी वापस जेब में रखनी पड़ी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा। वो कहता है कि तुम्हारा नंबर भी मेरे पास है। लेकिन मोहन कहता है, मैं कभी कभी आपको फ़ोन करता रहूँगा। हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेखक कहता है कि हाँ, कभी भी, मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मोहन कहता है लेखक के कि मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। लेखक कहते हैं कि मेरा नाम सत्यकेतु है और मेरी पत्नी का नाम कामना है। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा, यानी कि देखता रहा। वो कहता है और जब वह स्टेशन के अंदर लेखक और उसकी पत्नी, लेखक का नाम क्या था? सत्यकेतु, और उसकी पत्नी का नाम कामना। लेखक और उसकी पत्नी जब स्टेशन के अंदर जाने लगे तब उसकी आंखों में इतना अपनापन देखा कि वह उसकी आंखें हमें देखते ही रह गई। थैंक यू।